हीट लॉस के बारे में बात कर रहे थे हम, है ना। देखो इधर मान लो कि हमारे पास कोई भी बॉडी है जिसका इनिशियल अभी टेम्परेचर T है और उसकी सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 ले लेते हैं, लेट अस सपोज। हाँ, और अगर रेडिएशन हो रही है, रेडिएट हो रही है, तो ऑब्वियसली T इज ग्रेटर देन T0, ऐसा है ना, तभी तो एमिशन होगा अगर बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा। अच्छा, बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो धीरे धीरे क्या होगा बच्चों, बॉडी ठंडी होती चली जाएगी, तो कूलिंग लो, रेट ऑफ कूलिंग भी पढ़ने का तभी लॉजिक है। तो रेट ऑफ कूलिंग और हीट लॉस, अब दोनों को समझो। तो हम लोगों ने कल बोला था कि अगर अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर सेकेंड और अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब पर सेकेंड, हम लोगों ने ये निकाला था, है ना, कुछ पैरामीटर्स पे डिपेंड रहती है, जैसे एरिया हो गया, एमिसिविटी हो गया, एब्जॉर्प्टिव पावर हो गई, टेम्परेचर हो गया, इन सब चीजों पे डिपेंड रहती है। और फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शन के साइन को हटा के वी राइट अ कांस्टेंट, जिसको हम लोगों ने सिग्मा बोला था। तो सिग्मा रेडिएट कर रहा है तो एमिसिविटी आएगी E A T की पावर 4, एब्जॉर्ब कर रहा है तो सिग्मा A T नॉट की पावर 4। T नॉट बेसिकली सराउंडिंग का टेम्परेचर, T बोले तो बॉडी का टेम्परेचर जिसमें इसमें है। तो हमने हीट लॉस निकाला था बच्चों, तो dQ/dt कितना है बच्चों, जल्दी बोलो। A और E सेम है ना, न्यूमेरिकली हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया था कि A और E सेम है। चलो, तो सिग्मा E A, जनरली आपको एमिसिविटी गिवन होती है तो हम समझ लेते हैं किसी भी बॉडी के लिए E और A बराबर ही रहेगा, तो उसको कॉमन ले लेते हैं। सिग्मा E A T की पावर 4 माइनस T नॉट की पावर 4 एंड T नॉट इज योर सराउंडिंग टेम्परेचर, ध्यान रखना इसको, दिस इज योर सराउंडिंग टेम्परेचर। चलिए, तो ये आपके पास हीट लॉस आया था, ठीक है ना बच्चों। चलो, अब हीट लॉस आया तो हम लोगों ने एक चीज और देखी थी कि ये टेम्परेचर लगातार कम होता जाएगा। कूलिंग के बारे में बात करें तो ये लगातार टेम्परेचर चेंज होता चला जाएगा। अगर चेंज होता चला जाएगा, इसमें कोई ज्यादा वेरिएशन आएगा नहीं, ज्यादा वेरिएशन आता नहीं, तो हम मान सकते हैं कांस्टेंट है। तो होता क्या बच्चों, देखो हमें यहां से बोला था कि dq दिस इज इक्वल टू सिग्मा E A T की पावर 4 माइनस T नॉट की पावर 4 इंटू dt। दिस इज हीट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया था। हाँ, अभी हमने क्या करना है, जो कि ये लगातार कम होता जा रहा है, मान लो इसका मास m है, स्पेसिफिक हीट है, ऐसे मान लेते हैं, लेट्स सपोज इस बॉडी का मास m और स्पेसिफिक हीट ऐसे है, तो हमने क्या देखा, हाँ, dq की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ms dt। याद है ना आपको, ये क्यों लिखा था, क्योंकि हम लोगों को टाइम टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना था, और हमें पता है टेम्परेचर कम होता जा रहा है तो ms डेल्टा t के साथ हम जा सकते हैं, और माइनस साइन क्यों है, क्योंकि टेम्परेचर लगातार घट रहा है। तो दोनों को इक्वेट करो, माइनस ms dt दिस इज इक्वल टू सिग्मा E A T की पावर 4 माइनस T नॉट की पावर 4 इंटू dt। यहाँ से dt/dt का रेशियो निकालो बच्चों, this is nothing but sigma E A by ms T की पावर 4 माइनस T नॉट की पावर 4। ना इसको हम लोगों ने नाम दिया था रेट ऑफ कूलिंग, है ना, रेट ऑफ कूलिंग। अब सोचो, ये हीट लॉस, यहां से ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, वो सुन लो, एक दो क्वेश्चन बना देता हूं, फिर आप लोग रिपीट करना। हमसे बोला गया एक स्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर है, एक होलो स्फीयर है, सेम मटेरियल का है, सेम रेडियस है। क्या बोला मैंने, सेम मटेरियल सेम रेडियस। एक सॉलिड स्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर है हमारे पास, मटेरियल सेम है बच्चों, एक होलो स्फीयर है, रेडियस r, दिस इज 1 दिस इज 2। बताओ दोनों केसेस में हीट लॉस और रेट ऑफ कूलिंग किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, या दोनों की सेम होगी, क्या होगा, हीट लॉस ये है और रेट ऑफ कूलिंग ये है, ठीक है। तो पहले का मतलब क्वेश्चन समझ में आ गया, कमेंट ऑन हीट लॉस एंड रेट ऑफ कूलिंग, जल्दी बोलो। ये होलो वाला तो अब्सॉर्ब करेगा, होलो वाला एब्जॉर्ब करेगा,
नहीं, मैंने बस ये पूछा किसमें हीट लॉस ज्यादा होगा, 1 is greater than 2, 2 is greater than 1, 1 equals to 2, whatever जो भी होलो में ज्यादा होगा। हाँ। क्या कारण बोला तुमने? तो उल्टा कर देते हैं। हाँ चलो होलो है ना, फिर? तो उस पे वो नहीं, मेरा फर्स्ट है। मैं समझा नहीं क्या मतलब। आप ये देखो ना, सिग्मा कांस्टेंट है दोनों के लिए, मटेरियल सेम है, ए दोनों का सेम है, हमें कौन सा चाहिए होता है? एक्सपोज एरिया चाहिए होता है ना, दोनों के लिए सेम है, वहीं से हीट एंटर भी करेगी वहीं से, तो दोनों का एरिया भी सेम है, दोनों का टी सेम मान लेते हैं अभी है ना, दोनों का टी सेम है, और तीनों दोनों का सराउंडिंग टेम्परेचर भी सेम है, सेम है बिल्कुल। इसमें बोलो रेट ऑफ कूलिंग सेम। ध्यान से देखो ना, नहीं सर, इसमें ना m का वो आ जाएगा, m का, हाँ देखो बाकी सारे फैक्टर सेम रहेंगे, बस m पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, तो जिसका मास छोटा उसका रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा, बोल किसका ज्यादा? होलो का ज्यादा, है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, सब सारी कंडीशन दे देंगे, वो आपको ही वेट करना होगा। बोल यहाँ तक समझ में आया? अब सुनो, एक छोटा सा वेरिएशन बताऊं आपको, जैसे ये स्टीफन्स लॉ है ना, तो आपको कई बार बुक्स में ना स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ मिलेगा आपको लिखा हुआ। बेसिकली स्टीफन ने क्या दिया था, स्टीफन ने ना ब्लैक बॉडी के बारे में बात किया था, तो ब्लैक बॉडी के लिए बात करेंगे तो एब्सॉर्बिंग पावर और रेडिएटिव पावर में E और A की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। E और A की वैल्यू क्या हो जाएगी? अरे ब्लैक बॉडी के लिए A और E 1 ही तो होता है। तो उन्होंने स्टीफन्स लॉ ने क्या दिया था, dq/dt = सिग्मा A T की पावर 4। ये जो किसी भी बॉडी के लिए बोला था ना, वो बोल्ट्जमैन ने बोल दिया था कि अगर हम ब्लैक बॉडी के अलावा कोई भी बॉडी के बारे में बात करेंगे तो E या A का फैक्टर वो रोल में आ जाएगा। बस बात समझ में आ गई? अब सुनो, अब अगर हमें इसी को बात करें, मान लो एक मैं बताऊं कि यहाँ पे हमारे पास एक बॉडी रखी हुई है, रूम टेम्परेचर हमारे पास T0 है, आराम से सुनना बच्चों, हाँ रूम टेम्परेचर हमारे पास T0 है, और इस बॉडी का एट T = 0 जो इनिशियल टेम्परेचर है वो Ti है, ठीक है। इनिशियली क्या हुआ कि टेम्परेचर, जो बॉडी का टेम्परेचर है वो ज्यादा है एज कंपेरिजन टू सराउंडिंग, तो हीट रेडिएट आउट करेगी और धीरे धीरे बॉडी का टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। एक चीज तो यहां से अगर मेरे से कोई पूछे कि फाइंड आउट टेम्परेचर किसी भी टाइम t पर, मान लीजिए T = 0 है, तो एट T = T टाइम पर मान लो बॉडी का टेम्परेचर जो हुआ ना वो कैपिटल T हो गया बच्चों, हाँ बॉडी का टेम्परेचर कैपिटल T हो गया, तो हमसे बोला जाए फाइंड टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। अब यहां से दिखाई तो दे रहा है ये टेम्परेचर और टाइम का रिलेशन है, तो टेम्परेचर को यही रखो, इन वाले फैक्टर्स को नीचे लेके आ जाओ, dt को उधर लेके आ जाओ, इंटीग्रेट कर दो, यू विल गेट द आंसर। बट देख के देखिए इंटीग्रेशन बड़ा टिपिकल हो जाने वाला है। अब यहां पर आए न्यूटन साहब ने ना थोड़ा सा तरीका लगाया, उन्होंने देखो क्या बोला कि देखो जनरली होता क्या है ना कि जो सराउंडिंग का टेम्परेचर और बॉडी का टेम्परेचर है ना उसमें ज्यादा वेरिएशन आता नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल वेरिएशन का मतलब ऐसे मत समझना 1-2 डिग्री, उन्होंने बोला नॉर्मली देखो अगर रूम टेम्परेचर 30 डिग्री है, मान लो बॉडी का टेम्परेचर 50 डिग्री है, रूम टेम्परेचर अगर 40 डिग्री है तो बॉडी का टेम्परेचर मान लो 70 डिग्री है, तो इन सब डिफरेंसेस के बारे में हम यहाँ पे खेल सकते हैं। उन्होंने बोला अगर ये वेरिएशन है ना तो अपन लोग काउंट कर सकते हैं एक चीज को, देखो वो क्या बोला गया यहाँ पर, हम बाइनोमियल टाइप वो लगाएंगे एक्सपेंशन, और बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होती है वो सुन लो एक बार कि 1 + x की पावर n तो 1 + n is equals to 1 + nx, कंसीडरिंग x 1 से छोटा होना चाहिए। कितना छोटा? जनरली हम फिजिक्स में 5% एरर तक लेके चल सकते हैं, बट आप 10% तक भी काउंटेबल कर सकते हो, यानी 10% ऑफ a कितना हो जाएगा कि x की वैल्यू 0.1 के बराबर भी होगा, तब भी हम इस वाले फॉर्मूले को लगा सकते हैं। यहां समझ पाए? आप सोचो, और सारे टेम्परेचर हम केल्विन में रखेंगे, तो ध्यान रखना इस चीज का, सारे टेम्परेचर केल्विन में। तो अभी न्यूटन साहब ने क्या बोला कि जो टेम्परेचर ऑफ बॉडी है ना वो स्लाइटली ग्रेटर देन है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, स्लाइटली, छोटा सा, बहुत छोटा सा, यानी मैं टेम्परेचर ऑफ बॉडी को लिख सकता हूं T0 + ΔT, बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से थोड़ा सा बड़ा है,
तो हम बोल सकते हैं कि जो बॉडी का टेम्परेचर दैट इज नथिंग बट टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग प्लस डेल्टा टी। ऐसा उन्होंने बोला कि हम सराउंडिंग और बॉडी में कोई ज्यादा वेरिएशन होता नहीं। एक बार रिपीट करना सर। कुछ नहीं, उन्होंने बोला कि नॉर्मली बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर में कोई ज्यादा वेरिएशन होता नहीं है। तो हम टेम्परेचर ऑफ बॉडी को सराउंडिंग के टेम्परेचर के साथ मेंशन कर सकते हैं टी नॉट जो कि सराउंडिंग का टेम्परेचर है और जो वेरिएशन है प्लस डेल्टा टी। बस अब देखो उन्होंने क्या किया, जब यहाँ पे किया तो इस वाले इक्वेशन में, हाँ इस वाले इक्वेशन में लिखो एक बार माइनस dt by dt सिग्मा ई ए एम एस टी की पावर 4 है, टी की पावर को लिखो टी नॉट प्लस डेल्टा टी की पावर 4। तो टी नॉट प्लस डेल्टा टी की पावर 4 माइनस टी नॉट। टी नॉट क्या बच्चों? सराउंडिंग का टेम्परेचर। ध्यान रखना इस चीज को। चलो अब क्या करें, अब देखो यहां से टी नॉट की पावर 4, यहां से टी नॉट की पावर 4 कॉमन लेके आ सकता हूं। अब कॉमन लेके आ जाओगे तो सारे फैक्टर्स एज इट इज चलेंगे। तो ये क्या है, सिग्मा ई ए एम एस टी नॉट की पावर 4 मैंने कॉमन ले लिया। अब ध्यान से देखना, तो यहां तो बचा 1, यहां क्या बचा डेल्टा टी बाय टी नॉट, डेल्टा टी बाय टी नॉट। हाँ तो ये बना 1 प्लस डेल्टा टी बाय टी नॉट की पावर 4 माइनस 1 टी नॉट कॉमन ले लेना। अभी देख डेल्टा टी और टी नॉट मान लो रूम टेम्परेचर है। रूम टेम्परेचर कोई भी रूम टेम्परेचर मान लो लेट्स से 40 डिग्री, केल्विन में कन्वर्ट करो तो 40 प्लस 273 तो करीबन 313। डेल्टा टी बॉडी का टेम्परेचर मान लो कुछ भी 50 डिग्री मान लो, 60 डिग्री मान लो, चलो हाँ 60 डिग्री मान लो चलो। तो 40 और 60 में 20 का डिफरेंस आ गया। तो 20 को केल्विन में कन्वर्ट करो, 20 प्लस 273 हाँ 293 है ना, 60 है ना। तो 20 का टेम्परेचर का डिफरेंस आया ना। अरे डिफरेंस हाँ तो 293 डिवाइडेड बाय 313 तो देखिए एक से छोटा वैल्यू आ गया। अरे बोल भाई नहीं आया समझ में आ गया ना। हाँ अब तो यहाँ पे हम बाइनोमियल लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब देख यहाँ पे बाइनोमियल लगाएंगे तो ये पावर आगे आ जाएगी। तो देखो क्या है, सिग्मा ई ए टी नॉट की पावर 4 बाय एम एस अप्लाइंग बाइनोमियल तो विल गेट 4 डेल्टा टी बाय टी नॉट माइनस 1 प्लस 1 विल कैंसिल आउट। तो देखो फॉर्मूला क्या बना, माइनस dt बाय dt दिस इज इक्वल्स टू, देखिए आ रहा है उसमें अभी है स्पेस माइनस dt बाय dt सिग्मा ई ए टी नॉट की पावर 4 बाय एम एस। अब तुझे अगर बुरा ना लगे ध्यान से देख, टी नॉट विल कैंसिल आउट एक। अब किसी भी एक बॉडी के लिए अपन बोल के चलेगी सराउंडिंग के टेम्परेचर में कोई ज्यादा वेरिएशन आता नहीं है। तो सिग्मा ई ए टी नॉट एम एस क्या ये सारे के सारे कांस्टेंट हो गए? यस पक्का? हाँ तो ध्यान से देखो, एक कांस्टेंट के या अल्फा व्हाटएवर यू फील लाइक गुड, जो आपको मानना है वो मान सकते हो। और यहाँ पे क्या बचा बच्चों? 4 भी उसी में काउंट हो गया कांस्टेंट में, क्योंकि 4 एक कांस्टेंट नंबर है। तो बचा क्या? डेल्टा टी है ना। यानी न्यूटन साहब ने क्या बोला कि रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब सोच dt by dt this is equals to minus k delta t, ये है हमारे पास। सर हाँ जी बोलो, यहाँ तक समझ में आया? कोई ना आपने चीज बताई थी। हाँ बोलो। 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। हाँ वो भी बताएंगे, रुको ठीक है, यहाँ तक आ गया। आप सुनो, अब अगर मेरे से पूछा जाए कि फाइंड टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, तो देखो न्यूटन इस वाले रिजल्ट से मैं कितनी इजीली निकाल सकता हूँ। भाई डेल्टा टी क्या हो जाएगा, जो बॉडी का टेम्परेचर है माइनस जो सराउंडिंग का टेम्परेचर, यही तो होगा ना। तो देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, dt दिस इज इक्वल्स टू माइनस के टी माइनस टी नॉट इनटू dt लिख सकता हूँ बच्चों? पक्का? ध्यान से देख, टेम्परेचर है, टेम्परेचर वाले टर्म्स को नीचे ले और बाकी सब टर्म्स को एक तरफ रहने दो।
हाँ तो विल गेट dt बाई t माइनस टी नॉट माइनस k इंटू डी टी। क्यों ना इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए। अब इंटीग्रेशन देख कहां से कहां करना है। जब हमने बात करी थी इनिशियली t इक्वल्स टू 0 पर, इनिशियली t इक्वल्स टू 0 पर बॉडी का टेम्परेचर है Ti, ठीक। t पर हमें t लेके जाना है, तो किसी भी टाइम t पर हमें बॉडी का टेम्परेचर चाहिए T। क्या मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूं। ध्यान से देख dt बाई t चेंजेबल है, बाकी t नॉट तो वेरिएबल कांस्टेंट है। तो ये 1/x वाला फैक्टर बन गया। 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, log of x। 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, log of x। चलो इसको भी स्टार्ट करता हूं यहां से। हाँ स्टेप वाइज बात, टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना। चलो अब हमें उसको क्या करना है, इंटीग्रेट। तो 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है log of x। तो वहां से डायरेक्ट रिजल्ट लिखो, log of t minus t नॉट लिमिट t इनिशियल से लेके t, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस k इंटू डी टी का इंटीग्रेशन t लिमिट 0 से t तो t आ जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करो, ये कांस्टेंट रहेगा, t की वैल्यू t रखो, t की वैल्यू t इनिशियल रखो माइनस के साथ। तो log ऑफ t माइनस t नॉट माइनस log अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आता है ना, t इनिशियल माइनस t नॉट, दिस इज इक्वल टू माइनस k। इसको उधर लेके जाओ, log ऑफ t माइनस t नॉट माइनस के टी प्लस log ऑफ t इनिशियल माइनस t नॉट। अब एक बात बताओ बच्चों, इस फैक्टर में कोई चेंज आएगा क्या, नहीं, क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर जो था वो रहेगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर जो था वो चेंज हो नहीं रहा, तो ये कांस्टेंट टर्म है। अगर मेरे से कोई पूछे प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन log ऑफ t वर्सेस t का ग्राफ, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, इंटरसेक्ट ये रहा, तो ग्राफ देखो क्या बन गया, log ऑफ t माइनस t नॉट विद t नहीं आया, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि रेट ऑफ कूलिंग, पर जैसे 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 ठंडा होता जा रहा है रेट ऑफ कूलिंग घटता जा रहा है। बात समझ में आ गई, हाँ ठीक है, कूल होने की प्रक्रिया कम होती जा रही है, और ये पक्की भी बात है, जो ज्यादा गर्म है वो जल्दी ठंडा होता है, फिर जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन धीरे धीरे खत्म। अभी सुनो, अब इस इक्वेशन को आओ, फ्रॉम स्टार इक्वेशन बोल देते इसको ना, log m माइनस log n, फॉर्मूला बोलो, log m by log n, log m by log n रखो, log ऑफ t माइनस t नॉट by t इनिशियल माइनस t नॉट इज इक्वल टू माइनस k dt। दोनों तरफ एंटी लॉग ले लो तो log खत्म, वहां पे e की पावर माइनस k t याद है ना, नहीं होता, वेरी गुड, कोई नहीं। log को खत्म करने के लिए वी हैव टू टेक एंटी लॉग, अब जो स्टेप लिख रहा हूं वो याद कर ले। तो t माइनस टी नॉट बाई टी इनिशियल माइनस टी नॉट, और इधर जो भी आएगा ना वो e की एक्सपोनेंशियल पावर में आ जाता है, हाँ, तो e की पावर माइनस के टी, e की पावर माइनस के टी। क्या तक चीज समझ में, ये होता है एंटी लॉग लेने की। अब क्या हुआ, मुझे तो t चाहिए, इसको इधर लेते जाओ मल्टीप्लिकेशन में, तो देखो क्या बना, t माइनस टी नॉट, दिस इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन में आ गया, बोलो ti माइनस टी नॉट इनटू के e की पावर माइनस के टी, t चाहिए ना, बाकी सबको एक तरफ लेके जाओ, t दिस इज इक्वल टू t नॉट प्लस t इनिशियल माइनस t नॉट इनटू e की पावर माइनस के। ये टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। देखने में खतरनाक लग रहा है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, मैनेज करना पड़ेगा। अब यहाँ दो रिजल्ट सुनो, जब टाइम इक्वल टू 0 था, देखो वहां पे टाइम इक्वल टू 0 था, टेम्परेचर कितना था, t इनिशियल है ना। अब t की वैल्यू को 0 पुट करो, तो e की पावर 0, e की पावर 0 होता है 1, रखो यहाँ पे t नॉट प्लस ti माइनस t नॉट, t नॉट कैंसिल आउट, तो t इनिशियल ही आया, नहीं आया, आ गया। अब आफ्टर लॉन्ग टाइम, यानी जब t की वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी, e की वैल्यू इंफिनिटी, e की पावर इंफिनिटी होता है 0,
तो 0 into समथिंग Zero. तो T की वैल्यू T नॉट, यानी वो धीरे धीरे सराउंडिंग के टेम्परेचर को ही अचीव कर लेता है। ये तो प्रोसेस बताया था स्टार्टिंग में कि पहले लूज करेगा फिर वो थर्मल इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। तो नाउ इफ वी विश टू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो इनिशियल t इक्वल्स टू 0 पे, t इक्वल्स टू 0 पे और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तो t इक्वल्स टू 0 पे उसका इनिशियल टेम्परेचर कितना था Ti और फाइनल कितना हो गया T नॉट। हाँ तो ये Ti और ये फाइनल टेम्परेचर T नॉट, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस। ये एक्सपोनेंशियल के ग्राफ होते हैं। तो ये दोनों ग्राफ आ गए समझ में आपको कि कैसे ग्राफ बनाना। अब एज फार एज योर न्यूमेरिकल इज कंसर्न, तो आप लोगों को यहाँ पर एक अप्रोक्सीमेशन लेके चलना होता है। जो परसों आपने क्वेश्चन पूछा था 7th कि T1 से T2 आने में इतना समय लगता है, तो बताओ T2 से T3 में जाने में कितना टाइम लगेगा। उसके लिए हमें एक अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ता है और वो न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग से आते हैं। यहाँ से देखो क्या कहता है, माइनस टाइम्स ऑफ dt by dt दिस इज इक्वल्स टू k एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हम लोगों के पास पूरी की पूरी वैल्यू लग गई थी। हाँ दिस इज इक्वल्स टू k डेल्टा t है t माइनस t नॉट। ध्यान रखना बच्चों t माइनस t नॉट। बोला गया कि अगर हमारे पास एक टेम्परेचर है T1 से T2 गए, हम T1 से T2 गए इन t मिनट्स, हाँ तो T2 से T3 बताओ कितनी देर में जाएंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, सिंपल सी बात है। देखो अब एक अप्रोक्सीमेशन लगाना और वो मान के चलेंगे आप लोग। T1 से T2 गए तो चेंज, दिस इज चेंज, तो चेंज क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल। देखिए माइनस साइन है तो क्या हो जाएगा इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल माइनस। तो इसको देखो क्या लिख सकते हो, T1 माइनस T2 बाय जो भी टाइम गया वो T, ठीक, इज इक्वल्स टू K जो भी कांस्टेंट है। अब जो भी ये टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, ये एवरेज मानेंगे इसको। एवरेज, एवरेज क्या होता है T1 प्लस T2 बाई 2, T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस T नोट। ये बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है बेटा, बहुत सारे जेई मेंस में और नीट में इसी से क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सारे ये जो क्वेश्चन देखा है आप लोगों ने हर बार ही देखने को मिलेगा। अब बात ये आती है कि आपको क्या क्या डेटा गिवन होते हैं। T1 दे देगा, T2 दे देगा, कभी T दे, जैसे एक क्वेश्चन ही बना देते हैं ना, बोला गया कि 60 डिग्री से 40 डिग्री तक आने के लिए जो समय लगा वो 10 मिनट लगा। हाँ तो अगले 10 मिनट में वो कितने टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा, दैट इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट अगले 10 मिनट में। तो क्वेश्चन क्या बना कि एक तो ये डेटा दे दिया और नेक्स्ट 10 मिनट के बाद पूछा गया। अब हमें कुछ नहीं पता, हमें अच्छा इनिशियल टेम्परेचर सराउंडिंग का टेम्परेचर मान लेते हैं 10 डिग्री, ठीक है, ये गिवन होगा सराउंडिंग का टेम्परेचर आपको 10 डिग्री। नाउ व्हाट टू डू, सर के की वैल्यू तो नहीं पता। हाँ तो नहीं पता तो अब मैनेज करना पड़ेगा। देखो अब क्या हुआ, बनाओ, चलो इक्वेशन बनाओ। पहली इक्वेशन तो डायरेक्ट बन जाएगी 20 बाय 10 मिनट में रहने दो क्योंकि अगला भी मिनट में पूछा गया, विल मैनेज। दिस इज इक्वल्स टू k T1 प्लस T2 100 बाई 2 50, 50 माइनस 10 40। तो ये तो बनी इक्वेशन नंबर 1। पहले ही बताइए समझ में आया नहीं आया। अब क्या करो, अब दूसरी इक्वेशन भी बनाओ। बोला गया कि अगले 10 मिनट में 40 से कितने डिग्री पे पहुंच जाएगा, वो 30 पे पहुंचेगा, 20 पे पहुंचेगा, 15 पे पहुंचेगा, दैट इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। नाउ व्हाट टू डू, 40 माइनस 30 मुझे नहीं पता, डिवाइडेड बाय 10, दिस इज इक्वल्स टू k 40 प्लस t बाय 2 माइनस 10। ये इक्वेशन नंबर 2। हर क्वेश्चन में आपको ऐसे ही दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी, दोनों को डिवाइड करो, k विल कैंसिल आउट। नहीं आया, चुपचाप फिर दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, एक वेरिएबल है, एक इक्वेशन बनती हुई दिखाई देगी, यू विल गेट द आंसर। या सिंपल सी बात करो, k की वैल्यू यहां से निकालो, यहां रख दो, यू विल गेट द आंसर। नहीं आया समझ में, क्या ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हो जाएंगे, पक्की बात। आप कैसे भी क्वेश्चंस बनते चले जाए, आपको ये फॉर्मेट याद रखना है, ठीक है। ये दोनों रिजल्ट्स याद रखने, ग्राफ, दोनों इक्वेशंस याद होनी चाहिए, और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी होना चाहिए कि रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। बोलो आया समझ में, प्लीज। एक होता है व्हील डिस्प्लेसमेंट।
wind displacement law. Basically ये ना it's a graph between radiation, मतलब इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एंड लैम्डा के वर्सेस का ग्राफ है, और ये कुछ ऑब्जर्वेशन की गई, जैसे कि हम पहले भी बता चुके थे कि 0 से 200, 300, 400 डिग्री तक, करीबन 600 डिग्री तक, और 600 डिग्री का मतलब करीबन 900 केल्विन। 900 केल्विन से जो रेडिएशंस निकलते हैं ना बच्चों, वो सारी इंफ्रारेड रीजन में निकलती, जो हमें दिखाई। अब इन्होंने ना ऑब्जर्वेशन देखी ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की और लैम्डा का, तो इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन देखो क्या देखा वो मैं बता देता हूँ। मान लो ये इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, ठीक है, वॉट पर मीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा का इन्होंने ग्राफ बनाया, और जो ग्राफ है उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि इनिशियली किसी भी एक गिवन टेम्परेचर पे ग्राफ कुछ ऐसा आया, T टेम्परेचर पे, हाँ। और इन्होंने अब यहां से देखो क्या देखा कि जैसे जैसे उस T टेम्परेचर पे बहुत सारी रेडिएशंस निकली, बहुत सारी, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4, लैम्डा, है ना, देयर आर अनंत वेवलेंथ्स, बट एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऐसा आया, जिसपे मैक्सिमम इंटेंसिटी निकली, समझिए, मैक्सिमम यानी ये लैम्डा मैक्स, और इस पे जो आई मैक्स है वो भी मैक्सिमम आया, एक पर्टिकुलर रेंज की मैक्सिमम वेवलेंथ पे सबसे ज्यादा इंटेंसिटी ऑब्जर्व की। फिर उन्होंने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ाया, मान लो ये T था, डबल कर दिया टेम्परेचर को बढ़ाया, तो दे ऑब्जर्व कि जो ये पीक है ना, एक तो इसका एरिया, ये वाला एरिया काउंट करो, ठीक, और अब जैसे इन्होंने बढ़ाया तो एरिया भी बढ़ा, और जो ये पीक है ना, ये वाला पीक, अब देखो इससे थोड़ा सा स्लाइटली शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स द ओरिजिन, इंटेंसिटी तो बढ़ी अनडाउटेडली, बट अब जो ये मैक्सिमम वेवलेंथ वाले पीक था ना, ये ओरिजिन की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। तो बेसिकली यही डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट का जो नाम है ना, ये डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट यही है कि वो शिफ्ट होता जा रहा है, थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ाओ तो और एरिया बढ़ता चला जाएगा, बट डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स द ओरिजिन शिफ्ट होती चली जाएगी। अब इन्होंने यहाँ से ऑब्जर्वेशन देखो क्या देखा कि मान लो ये 1000 केल्विन टेम्परेचर था, ये इन्होंने टेम्परेचर बढ़ा के लेट्स से 3000 कर दिया, ठीक है, 1000 कर लो, 3 टाइम्स मान लीजिए, 3 मान लो, 3D कर दिया। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो वेवलेंथ क्या होगी, घटती जा रही है ना, वेवलेंथ कम होती जा रही है। तो इनिशियली वेवलेंथ मान के चलो इसकी लेट्स से 3 एंगस्ट्रॉम थी, वेवलेंथ मान लो 3 एंगस्ट्रॉम, और फिर 1 एंगस्ट्रॉम आ गई। तो इन्होंने एक बड़ा ब्यूटीफुल रिलेशन क्या देखा कि टेम्परेचर बढ़ा रहे, वेवलेंथ घट रही है, बट एक बहुत परफेक्ट रिलेशन आया कि लैम्डा और टी का जो प्रोडक्ट है ना, थ्रू आउट कांस्टेंट है, लैम्डा एंड टी का प्रोडक्ट थ्रू आउट कांस्टेंट है। दिस इज मीन्स कि किसी लैम्डा मैक्स एंड टी इज a constant and that constant is represented by v, और ये v means constant है, इसकी वैल्यू है कांस्टेंट रहेगा। अगर ये कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं लैम्डा m is inversely proportional to 1 by t। अब याद करो जो सेकंड क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था जो टेस्ट हुआ था, वो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हो जाएगा, है ना। अब दूसरी चीज देखो, एक चीज और बोला गया कि जो यहाँ पे इसका एरिया है, दैट एरिया इज कांस्टेंट t की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी हम कह सकते हैं एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर 4। अब कई बार दो ही पॉइंट्स हैं यहाँ पे, एक तो वेवलेंथ और टेम्परेचर में, वेवलेंथ और टेम्परेचर में, और एक एरिया और टेम्परेचर में एक छोटा सा रिलेशन। कई बार ये ऐसा बोला जाता है कि इनिशियली टेम्परेचर t था, टेम्परेचर को डबल कर दिया तो वेवलेंथ और एरिया में क्या वेरिएशन आया, ठीक है, कर सकते हो बहुत प्यार से, बोलो टेम्परेचर t था तो लैम्डा था, लैम्डा m, टेम्परेचर डबल कर दिया तो वेवलेंथ कितना हो गया, लेट्स चेक इट आउट। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला बटे इनिशियली लैम्डा एक कांस्टेंट बाय टेम्परेचर था, अब क्या हुआ, टेम्परेचर को हम लोगों ने डबल कर दिया, 2t कर दिया, तो लैम्डा डैश m क्या हो गया, b by 2t, b by 2t, और b by t क्या है, लैम्डा m, तो लैम्डा डैश m कितना हो गया बाबा, लैम्डा m का हाफ, शिफ्ट हो गया। डन है, इतना समझ में आ गया। अब क्या किया जाए,
कुछ नहीं, एरिया पूछा गया। तो इनिशियली एरिया कितना था बच्चों? इनिशियली एरिया था t का t की पावर 4, ये इनिशियल एरिया था बच्चों। अब फाइनल एरिया कितना हो गया होगा? अब 2t की पावर 4 है ना, और 2t की पावर 4 बोले तो 16 t की पावर 4, तो a फाइनल कितना हो गया बच्चों? 16 टाइम्स ऑफ t की पावर 4, और t की पावर 4 क्या है? a इनिशियल, यानी एरिया जो होता है बच्चों 16 टाइम्स ऑफ a इनिशियल हो जाएगा। बस दिस इज ऑल अबाउट योर ग्रीन्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, चलिए जय हिंद जय भारत।